वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। क्या आप जानते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट पर भी इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है? सरप्राइजिंग लग रहा होगा, बिल्कुल आ सकती है। ये मुझे भी सरप्राइज लगा था, लेकिन क्या है, जब मैंने इस पर रिसर्च की तो पहले तो उतना ज़्यादा नहीं कुछ होता था, लेकिन देखिए 2025 आ चुका है तो अपडेट्स भी तो आए हैं। अब क्या है, रूल्स ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि यूजुअली हम सब क्या करते हैं, 2 और मोर देन 2 अकाउंट्स रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी रखते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। लेकिन एक अपडेट आया है जिसके बेसिस पर हम अगर ठीक से केयरफुली यूज़ नहीं करें अपने सेविंग्स अकाउंट को तो हमारे पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो आज के वीडियो में देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट देखिए, आज के वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूंगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कितने बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्या कितना कैश डिपॉजिट मैक्सिमम कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे कि यूपीआई हो, एनईएफटी हो, फिर आरटीजीएस हो, इंटरनेट बैंकिंग, वो कितनी कर सकते हैं, किस तरह से मैक्सिमम अमाउंट हम अपने बैंक अकाउंट में रख कितना सकते हैं, और कब एक पर्सन किसी अकाउंट होल्डर को कब इनकम टैक्स की नोटिस आती है। लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है या हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। वीडियो छोटी होगी, काफ़ी वैल्यूबल कंटेंट होने जा रही है। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। उसमें क्या होता है कि अगर बीच में स्किप करते हैं या थोड़ा भी हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह सकता है उस बीच। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि बैंक अकाउंट्स होते क्या हैं। इसके पहले मैं फटाफट आपको बता दूं कि मैं विजय, कंटेंट क्रिएटर एंड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। आप देखिए फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और लास्ट में आते आते तो लोग भूल ही जाते हैं। मैंने देखा है अपने एनालिटिक्स में कि काफ़ी लोग वॉच कर रहे हैं, टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो इससे क्या है कि मैं आपसे ही बोलूँगा कि अभी करके रख लीजिए, एंड तक आते आते तो माइंड से हट भी सकता है। देखिए, बहुत तरह के बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, आपके स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिसेस हैं। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है कि आप कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप जितनी मर्जी अकाउंट ओपन कर लीजिए, जितने बैंकों में ओपन कर लीजिए, जितनी पोस्ट ऑफिस में कर लीजिए। लेकिन क्या होता है, कोई फ़ायदा तो है नहीं, उससे प्रॉब्लम ही होती है, जो बाद में डिस्कस करूंगा। फ़ायदा तो नहीं होता, प्रॉब्लम ही होती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट वाइज ये देखिए कि आपको मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करनी होगी, चाहे आप 1000 रुपीज़ करें, 2000 करें, 5000 करें, 10000 करें। ये मिनिमम बैलेंस जो होता है किसी भी अकाउंट का, ये डिपेंड करता है कि आपके बैंक किस लोकेलिटी में है और कौन सा बैंक है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, या क्या है, किस बैंक में है आपका अकाउंट और किस लोकेलिटी में। अब क्या होता है कि आपको एक तो मिनिमम मेंटेनेंस करने के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं, अगर नहीं हुआ तो एसएमएस चार्जेस लगते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप यूपीआई यूज करना चाहते हैं तो क्या आप खर्चे से बच जाएंगे? नहीं, क्यों, एटीएम तो लेना पड़ेगा। यूपीआई बिना एटीएम कार्ड के यूपीआई रजिस्टर्ड भी नहीं होता, तो एटीएम कार्ड तो आपको यूज करनी होगी। जैसे आप एटीएम कार्ड लेते हैं, आपको एनुअल चार्ज लगने शुरू हो जाते हैं। कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं, जैसे अगर आप लार्ज अमाउंट में कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, आपकी कैश हैंडलिंग चार्जेस लग सकती है, करंट अकाउंट में लेजर फोलियो चार्जेस लग सकते हैं, और कुछ और भी चार्जेस हैं जो बैंक टू बैंक वेरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लगते हैं चार्जेस। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ बैंक अकाउंट हो तो हम इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। एक तो एक्स्ट्रा उनके जो चार्जेस उनसे बच जाएंगे, और दूसरा क्या होगा कि जैसे हम सोचते हैं कि चलो हमने तो अलग अलग बैंक में अकाउंट खोल रखा है तो क्या पता चलेगा इनकम टैक्स को, ऐसा नहीं होता है। क्यों, हमारा तो सब कुछ कनेक्टेड होता है पैन कार्ड से, जो आगे डिस्कस करूंगा। तो आप कैसे इनकम टैक्स से इस बात को छुपा कर रख सकेंगे, और छुपाने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो हम क्यों नहीं वाइजली यूज करें। अब देखिए क्या होता है कि बाद में ये भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में कि हमारे पास एटलीस्ट 2 बैंक अकाउंट तो होने ही होने चाहिए। ये मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यही बोलूँगा, अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपके काम का लग रहा हो, तो आप एक लाइक दीजिए, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। मोटिवेशन मेरी काफ़ी बढ़ती है इससे। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करके अभी अभी रख लीजिए। देखिए पैन कार्ड, देखिए क्या होता है, पैन कार्ड जो हम लोग यूजुअली आजकल कोई ऐसे नहीं है जो पैन कार्ड यूज़ ना करते हों। ऑलमोस्ट 98% लोग तो पैन कार्ड यूज करते ही हैं, 2% हो सकता है रेयर केसेस। तो पैन कार्ड जो एक इनकम टैक्स का बहुत बड़ा वेपन है। पैन कार्ड से
कुछ भी पता लगा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब क्या होता है, जब भी आप बैंक में जाते हैं कोई अकाउंट ओपन करने, तो बैंक सबसे पहला आपसे कहती है पैन कार्ड दीजिए। आप कहते हैं नहीं पैन कार्ड तो मुझे नहीं देना है। आप क्या कहते हैं कि पैन कार्ड मुझे नहीं देनी है। आप बैंक को नहीं कहते नहीं जमा करना, आप किसी न किसी बहाने उनको पैन कार्ड नहीं देते हैं। तो बैंक कहती है चलिए आधार दीजिए, हम आपका अकाउंट खोल देते हैं, आप आधार कार्ड दे दीजिए। लेकिन नहीं, ये हम स्मार्ट नहीं बन पा रहे। वहाँ होता क्या है कि आधार कार्ड दिया तो क्या हमने पैन नहीं दिया। आप दिमाग पर जोर डालिए, आप माइंड पर जोर डाल के देखिए, क्या हमने आधार दिया तो पैन नहीं दिया? क्योंकि आपको पता ही है, सबको पता होगा कि आधार पैन से लिंक हो चुका है। पैन और आधार आपस में लिंक्ड हैं। तो क्या होता है कि आप कितने बैंक में अकाउंट खोल लें, कितनी भी अकाउंट खोल लें, वो ठीक है, वो गवर्नमेंट ने लॉ किया है, आरबीआई ने लॉ किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन आप ये नहीं समझ सकते हैं कि हमारे अकाउंट का इनकम टैक्स को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए आगे है कैश डिपॉजिट लिमिट पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि कितनी कैश डिपॉजिट लिमिट है। देखिए आपका वही ट्रांजैक्शन देखा जाता है, कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें आपने उनकी लिमिट से ज़्यादा डिपॉजिट किया है। कैश डिपॉजिट, ऑनलाइन डिपॉजिट के रूल सख्त नहीं है, लेकिन क्या होता है जब कैश डिपॉजिट करते हैं तो ये आरबीआई उस पर नज़र सिर्फ तभी रखती है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तभी नज़र रखती है जबकि आप उनकी लिमिट को क्रॉस करते हैं, वायलेट करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि आपके पास पैन कार्ड तो आपके लिंक है ही। सपोज आप गए बैंक में, आपने 15 लाख रुपया जमा कर दिया। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जैक्टली 15 लाख नहीं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप बैंक गए, आपने 15 लाख रुपीज़ या 20 लाख रुपीज़ कैश डिपॉजिट कर दिया। तो आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमने तो डिपॉजिट किया। लेकिन क्या होता है, आपका पैन आधार सब तो आपस में लिंक है। तो क्या होता है, ये जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है ये इनकम टैक्स की नॉलेज में चली गई फटाफट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि होता क्या है अगर उनकी लिमिट से ज़्यादा, अगर आप एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, जो लिमिट दिया है आरबीआई ने, उससे ज़्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है कि बैंक को कहा गया है कि आरबीआई को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप एसएफटी नाम की इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू आप क्या कीजिए, एसएफटी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप रिपोर्ट कीजिए। ठीक है। और देखिए गवर्नमेंट ने एक ट्रांजैक्शन लिमिट सेट की है। तो क्या होता है, जो आपकी अगर सेविंग्स अकाउंट है, मान लीजिए आपकी सेविंग्स अकाउंट है, तो उसमें क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट में आप क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं 10 लाख तक की डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट 1 ईयर में कर सकते हैं, या सिंगल डिपॉजिट 2 लाख की कर, ये कैश की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है किसी भी बैंक की, अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग 10 लाख की आपको लिमिट मिली है, नहीं कि आपको टोटल मिलाकर 10 नहीं मिली है। अब क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि 10 लाख तक का कैश डिपॉजिट किया किसी बैंक में, तो कोई इशू नहीं। आपने एक सिंगल टाइम कैश डिपॉजिट 2 लाख किया तो भी कोई इशू नहीं। लेकिन आपने अगर एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फिस्कल ईयर में 10 लाख से अधिक टोटल कैश डिपॉजिट कर दिया आपने सेविंग्स अकाउंट में, या किसी दिन सिंगल डिपॉजिट आपने 2 लाख से ज़्यादा कर दी, 2 लाख तक तो अलाउ भी करते हैं, तो आपकी ये रिपोर्ट बैंक भेजेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब क्या होता है, ये नहीं मतलब इनकम टैक्स आपको तुरंत पेनल्टी देगी, ये नहीं है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हर रिपोर्ट की पेनल्टी ही होती है, उसकी सारी टेक्निकल चीज़ें देखी जाती है, इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपको करना है, नहीं हमें 2 लाख करना है, हमें जमा करना है 2 लाख कैश, तो आप ऐसा कीजिए कि आप चाहे 1 लाख की 2 बार कर दीजिए, 1 लाख की कैश डिपॉजिट 2 बार कर दीजिए। आपको 3 लाख करना है तो आप 1 लाख की 3 टाइम्स कर दीजिए, या फिर 1.5 लाख की 2 टाइम्स कर दीजिए। मतलब हर हाल में आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार में 2 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं हो, और एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी 10 लाख तक ही रहे, 10 लाख से आगे नहीं जाए। जब हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं तो आपको पता है क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर जब भी हम बोलते हैं तो हमारा सेंस होता है 1 अप्रैल से शुरू करके, कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग 1 अप्रैल से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए 24 से शुरू किया था, तो ये कब ओवर हो जाएगा आपका, कब ओवर हो जाएगा बोलिए, 31 मार्च 2025। तो जब भी हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। जैसे अगर 25 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को क्लोज होकर 26 जो 1 अप्रैल 25 से फिर से शुरू होगी, नहीं अभी ये चल रही है जो 31 मार्च को क्लोज हो जाएगी। तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अदरवाइज क्या करेगी, बैंक एसएफटी के थ्रू इन्फॉर्म कर देगी। अब देखिए क्या होता है कि कैश ट्रांजैक्शन आपके ऑब्जर्व किए आते हैं, बेशक पेनल्टी नहीं लगे सब पर,
सारे कैश ट्रांजैक्शन पेनल्टी की जरूरत नहीं, लेकिन ऑब्जर्व की जाती है। जैसे आप सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख की करते हैं और या एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख से ऊपर की करते हैं, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स को पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक अकाउंट SBI में है, दूसरा अकाउंट HDFC में है, तीसरा अकाउंट ICICI में, आपने 10 लाख से नीचे जमा किया, आपने क्या किया, नहीं किया 10, 9 लाख किए, आपने 9 लाख करके 3 बैंक्स में कर दिए, तो आपने टोटल डिपॉजिट कितनी की, 27 लाख। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट जाते ही आपको पेनल्टी हो जाएगी। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप ITR अगर प्रॉपरली फाइल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये नॉर्मल है, हम कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। अब क्या होता है, नेक्स्ट देखिए कि करंट अकाउंट का क्या एडवांटेज है। जैसे कि बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन में सारे फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट, आपको जितने फाइनेंस के स्पेशलिस्ट हैं, CAs हैं, सारे लोग आपको बोलेंगे कि अगर आपकी कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है तो आप सेविंग्स अकाउंट से मत कीजिए, आप करंट से कीजिए। करंट अकाउंट क्या कैसे ओपन होता है, इस पर अलग वीडियो बनाना चाहिए मुझे, क्योंकि करंट अकाउंट के ओपनिंग की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, किनको खोलना चाहिए, किन के लिए बेनिफिशियल है, तो ये इस पर तो अलग वीडियो बनाई जा सकती है। तो करंट अकाउंट का बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्यों कि होता क्या है कि करंट अकाउंट 2 तरह के होते हैं, एक तो GST के बिना लोग चलाते हैं, एक विद GST चलाते हैं। तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन, आप सेल और सर्विस करते हैं, आप चाहे सेल करते हैं सर्विस, अगर आपकी सेल 40 लाख की ट्रांजैक्शन आपकी हो जाती है, मान ले 40 लाख की या उससे ज़्यादा की, और सर्विस आपकी 20 लाख या उससे ज़्यादा की, सेल कितने की, सेल होती है आपकी 40 लाख या उससे ज़्यादा की, आप सर्विसेज देते हैं किसी भी तरह की 20 लाख से ज़्यादा, तो आपको GST ले लेना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके नीचे के लिए GST नहीं चाहिए। अब क्या होता है, इसमें कितनी अच्छी लिमिट है, देखिए आप इसमें 50 लाख तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी एडवांटेज दे दी आपको, इनकम टैक्स से भी रिलीफ मिल गई और RBI ने, तो 50 लाख तक की इसमें कैश डिपॉजिट करंट अकाउंट में कर सकते हैं। और एक फिजिकल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी फाइनेंशियल ईयर की, आप 49 लाख कीजिए, नो इशू, 49.5 लाख कीजिए, नो इशू, 50 लाख कीजिए, नो इशू, उससे ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, लेकिन फिर भी इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ठीक है आप 50 लाख कर लीजिए, या अगर सेविंग्स अकाउंट है तो 10 लाख कर दीजिए, लेकिन ITR आपको फाइल करनी है अपने फॉर्म पर, जो आपके लिए ज़रूरी है। सबके लिए अलग अलग फॉर्म हो सकता है। विड्रॉल की बात करते हैं तो विड्रॉल का यूजुअली वही रूल है जो डिपॉजिट का है। जितनी डिपॉजिट की कंडीशन सारे विड्रॉ में हैं। विड्रॉ में भी आप सेविंग्स अकाउंट से 10 लाख तक कैश विड्रॉ कर सकते हैं एक फिजिकल ईयर में, एक दिन, एक फिजिकल ईयर में कर लीजिए या एक दिन में कर लीजिए, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर का टोटल है, चाहे आप एक ही दिन में कर लीजिए। तो चाहे तो आप 10 लाख तक कर सकते हैं सेविंग्स में, और अगर आपकी करंट है तो आप 50 लाख तक की भी विड्रॉल कर सकते हैं। डिपॉजिट विड्रॉल की एक ही जैसी लिमिट है, और अगर ये रूल वैलिड होगा तभी इनकम टैक्स की आपकी नोटिस आएगी, अदरवाइज कोई नोटिस नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर भी ITR की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे प्लेसेस पर ITR का बहुत बड़ा रोल होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। सबसे पहली बात, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं गई इनकम टैक्स को, तो वो तो करेक्शन के लिए भेजती है, लेकिन सबसे पहला अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहला क्वेश्चन आता है कि वाई हैव यू नॉट फाइल्ड द ITR। ये पहला क्वेश्चन होता है कि आपने फाइल क्यों नहीं किया। जब आप फिर उनको कारण बताते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप फाइल कीजिए और अपनी सारी चीज़ें शो कीजिए। अब क्या होता है कि कभी कभी हम ITR फाइल करते हैं लेकिन प्रॉपर फॉर्म पे नहीं करते। इस पर अलग वीडियो बन सकती है। ITR के कौन से फॉर्म होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, ITR 1 2 3 4 5 6 7 बहुत से फॉर्म्स होते हैं, तो इस पर तो अलग से वीडियो बन सकती है। तो ITR अगर आपने प्रॉपर ITR नहीं चूज किया तो भी इनकम टैक्स की आपको नोटिस आ सकती है, क्योंकि वो थोड़ी सी इनडिस्क्रिपेंसी होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो इनकम टैक्स पिक कर सकती है या कोई अच्छे CA पिक कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे ख्याल से जब ITR फिल करें तो ITR फाइल करें तो आप CA की ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट ले लें। अच्छा, यहाँ मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मैं ना तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ और ना तो मैं CA हूँ। तो क्या होता है, मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ, फाइनेंस की स्टडी करता हूँ, फाइनेंस पर रिसर्च करता हूँ, फाइनेंस के लोगों से मेरी अच्छे रिलेशंस, अच्छी स्टडी होती है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मेरी मतलब इंटरेक्शन आप मान सकते हैं, नॉलेज की इंटरेक्शन, वो मैं शेयर करता हूँ। तो ये डिस्क्लेमर है मेरी। तो अब क्या कीजिए, लेकिन हाँ, आपको नॉलेज मैं क्लास 1 दूंगा, A+ की नॉलेज दूंगा, ये मैं कंफर्म करता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, UPI की यूज बहुत ही, हम कहेंगे कि केयरलेसली करते हैं। मैं ये बोलूँगा कि बस करते ही जा रहे हैं बिना सोचे समझे। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि किसी से कैश ले लिया अपने अकाउंट में और UPI के थ्रू उनकी ट्रांजैक्शन कर दी। तो क्या होता है कि अगर आप नेफ्ट के थ्रू, UPI के थ्रू, RTGS, नेट बैंकिंग के थ्रू कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा
कि ये भी इनकम टैक्स के रिपोर्ट में ज़रूर जाती है। बेशक आपकी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन आपकी इनकम मानी जाएगी। अगर आपने किसी दूसरे का कैश अपने अकाउंट में ले लिया, उनकी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन की, तो वो बाद में आपको किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इस पर काफ़ी डिस्कशन हो सकता है। तो मैं भी शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं इनकम टैक्स को, तब आपको फिर नोटिस आएगा और आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। इसीलिए क्या कीजिए कि रैंडम ट्रांजैक्शंस मत कीजिए, केयरफुली कीजिए। और बाद में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखकर एक अपने को सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर इनकम टैक्स की कोई नोटिस भी आई तो आपके पास सारे रिकॉर्ड है, आप उनको बताइए कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस हैं, ये मेरा नहीं है, ये किसी और से मिला था। और मैं उसके लिए एक तरीका बताऊंगा आपको सॉल्यूशन में कि क्या करेंगे। जीएसटी का देखिए क्या रोल है कि क्या होता है। जीएसटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि करंट अकाउंट में अगर हमारे ट्रांजैक्शन किस तरह 40 लाख से ऊपर की सेल होती है या 20 लाख से ऊपर की सर्विसेज देते हैं तो किस तरह जीएसटी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो अब क्या होता है कि जीएसटी जिसके पास उनको एक बेनिफिट है, वो 2 लाख की कैश भी ले सकते हैं किसी से, 2 लाख की कैश ले सकते हैं। सपोज किसी ने 1,90,000 की कैश किसी से एक्सेप्ट की या किसी को इशू किया 1,90,000, 2 लाख की लिमिट उनको मिली 1,90,000, नो इशू। चाहे उन्होंने 50 लोगों कर दिया, 100 को कर दिया, कोई इशू नहीं। क्यों कि वो तो ये ट्रांजैक्शन शो कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो जीएसटी फिल कर रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जीएसटी नंबर लेना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपकी ज़रूरत है तो क्या है शॉर्ट में, एक तो जीएसटी लीजिए ज़रूरी हो और अननेसेसरी ट्रांजैक्शन से अपने आप को बचाइए। नेक्स्ट देखिए कि मैक्सिमम बैलेंस हम कितना रख सकते हैं। तो देखिए ना तो इनकम टैक्स, ना जीएसटी, ना आरबीआई का रिगार्डिंग कोई रेगुलेशन या इनकम टैक्स की कोई रूल, ऐसी कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम बैलेंस की ऐसी कोई भी रूल है नहीं। आप जितनी बैलेंस रख सकें रखिए, लेकिन आप इसको जस्टिफाई करने लायक पोजीशन में रहिए। आप इनकम टैक्स के फॉर्म पर जब आईटीआर फाइल करते हैं तो आप अपनी इस चीज़ को ना सोर्स, किस सोर्स से आपकी इनकम हो रही है उसको तो जस्टिफाई करना ही होगा। अब क्या होता है कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जो ट्रांजैक्शन एआईएस टीआईएस के थ्रू रिपोर्ट होती है, वो जो बैंक रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर एआईएस टीआईएस के फॉर्म में हमें दिखता है। तो क्या होता है कि उसमें कुछ और भी चीज़ें होती है, क्लोजिंग बैलेंस भी शो करती है। हालांकि इसका कोई बहुत ही क्लियर प्रूफ नहीं है, लेकिन ये चीज़ ये तो बिल्कुल क्लियर है, एआईटीएस टीआईएस ये तो बहुत क्लियर है। तो मैं फ्रेंडली आपको यही ओपिनियन देना चाहूँगा, यही मेरी ओपिनियन है, मैं ओपिनियन ही बोलूँगा। क्योंकि देखिए हम लोग तो फ्रेंडली ही डिस्कस करते हैं, हम लोग सारे स्टडी करते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। आप भी स्टडी कर सकते हैं, मैं भी स्टडी करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो हम लोग ये जस्ट ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। तो ओपिनियन शेयर ये मैं यही करूँगा कि आप क्या कीजिए कि एक तो ट्रांजैक्शन अच्छे ढंग से कीजिए, और जब भी आप आईटीआर फाइल कीजिए तो ये जो एआईएस टीआईएस है ना, वो आप अपने पोर्टल पर जरूर एक बार दें। इसमें आपको टीडीएस वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती है, इससे आप केयरफुली आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और इससे एक बेनिफिट ये भी होगा कि आप करेक्ट आईटीआर फॉर्म भी चूज कर सकते हैं। क्यों आईटीआर फॉर्म, एक ही आईटीआर फॉर्म सबके लिए थोड़ी है, आईटीआर 1 से 7 तक है। इस पर मैंने कहा ही कि अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। तो अब आपकी कैपिटल आईटीआर भरते ही कैपिटल आपकी कैपिटल नंबर 1 की मानी जाएगी, नंबर 2 की मानी जाती है। अगर हम प्रूफ गवर्नमेंट को नहीं कर सकते तो ये नंबर 2 ब्लैक मनी माना जाता है। अब सॉल्यूशंस और प्रिकॉशन देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये देखिए सॉल्यूशंस कितने अच्छे हैं। सबसे पहली सॉल्यूशन है कि आप अपने सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखिए, और कहाँ से आया कहाँ गया इसके रिकॉर्ड रखिए। बहुत लोग ऑनलाइन करते हैं, आप रजिस्टर पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए अननेसेसरी ट्रांजैक्शन से बचिए। आप अगर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपने ट्रांजैक्शन को तो ये आपकी इनकम मानी जाएगी। ध्यान रखिए, आपके अकाउंट में सारे मनी कैश जितने आ रहे हैं या ऑनलाइन, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। और अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो देखिए 70-80% रिस्क तो आपका ऐसे ही रिड्यूस हो जाती है। कितनी अच्छी बात है, आईटीआर फाइल करते ही 70-80% रिस्क आपकी रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, जब भी आप आईटीआर फाइल कीजिए, तभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया एआईएस टीआईएस 26S ये सब जरूर देख लीजिए इनकम टैक्स पोर्टल पर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग कहते हैं देख लूंगा इनकम टैक्स को पता चलता है, बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स को ऐसे सब कुछ पता रहता है। तो आप जरूर चेक कीजिए, आईटीआर चूज करने में हेल्प मिलेगी। और अपने सीए से जरूर एडवाइस ले लीजिए, और जो है सीए से एडवाइस अगर लेते हैं तो आपकी आईटीआर बहुत ही सही से फाइल हो, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आईटीआर के टाइप्स पे वीडियो बनाइए सर, तो मैं आईटीआर के टाइप्स पे वीडियो बना दूंगा। लेकिन क्या होता है कि इसके पहले आप सब अभी तक जो वीडियो पर बने हुए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एनालिटिक्स में देखता हूँ कि वॉच बहुत अच्छा आता है, बहुत से लोग व्यू करते हैं, लेकिन उसमें से
से 97% लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए, जब आप मुझे मोटिवेट करेंगे तभी तो मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और अब देखिए लास्टली मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अभी तक आप वीडियो पर बने हुए हैं, अब मैं बोलूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून विथ अ वेरी वंडरफुल वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।